क्लास में हम लोगों ने हाइजेंस प्रिंसिपल कंप्लीट किया था। आज हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज़ करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे। दोनों टॉपिक बढ़िया है, तो हेडिंग डालो, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए होते क्या है। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। और दूसरा पढ़ा था इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज लाइज ऑन द सेम प्लेन। दो बातें पढ़ ली थी हमने। अच्छा, अगर मैं लास्ट क्लास में यूज़ करूँ तो सबसे पहले क्या पढ़ाया था? सबसे पहले पढ़ाया था आपको हाइजेंस प्रिंसिपल, कंप्लीट समझा दिया था। एक चीज़ पढ़ाई थी कि वेव फ्रंट और रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कर लिया था इतना कंप्लीट। तो देखो, सपोज करो ये एक M1 M2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो ध्यान समझना, एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। M1 M2 क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसमें AB, A और B एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन आ गया? AB। यहां से लाइट आ रही होंगी, लाइट रेज, ऐसे लाइट रेज निकलेंगी। तो इस सरफेस से जब टकराएंगी लाइट रेज तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके आगे जाएगी। ऐसे ये इधर टकराएगी, अगर मैं ये कह दूँ नॉर्मल है तो ऐसे जाएगी। इसके लिए नॉर्मल ये होना चाहिए। पहले बताओ इतना डायग्राम समझ में आ रहा है? तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो सपोज कर लो ये एंगल आई है आपके पास। कोई समस्या तो नहीं आ रही यहाँ तक? इसको B डैश कह लो। मान लो स्पीड ऑफ लाइट c है, यही होती है क्योंकि हम किसी एक मीडियम की बात कर रहे हैं। तो ये B लाइट आई और ये वेव फ्रंट है, क्या परपेंडिकुलर होंगे? देखो जहाँ पे ना है समझ बता देना क्योंकि टॉपिक टफ है। परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि हमने पढ़ा था रेज और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होती हैं, कल लिखवाया था आपको। रिफ्लेक्शन का केस है, जितने एंगल से आई है उतने एंगल से जाएगा। तो मान लो लेट B टेक्स टाइम t टू रीच एट B डैश। B को B डैश तक पहुंचने में सपोज करो टाइम कितना लगता है? T लगता है। कितना लगता है? T टाइम लगता है। तो B डैश एक प्रकार की डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो C इंटू टी हो जाएगा। तो B डैश की वैल्यू CT आनी चाहिए। आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? तीनों लाइनें समझ में आ गई? अच्छा, जितनी देर में B आपका B डैश पे पहुंचता है सपोज करो उतनी ही देर में A डैश पे पहुंचता है। एट द सेम टाइम A रीचेस टू A डैश। A कहाँ पहुंचता है? A डैश पे। तो A डैश कितना आना चाहिए? ये भी CT आना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पीड दोनों की सेम है। अब ज्वाइन कर दो B डैश टू A डैश। ज्वाइन कर दिया। तो जो A डैश B डैश होगा विल बी रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ? क्योंकि इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन था? AB। A डैश B डैश क्या बना? उसके रिफ्लेक्शन से बना है। ठीक से देखो, लाइट के रिफ्लेक्शन से ही तो A डैश B डैश बना है। नहीं है समझ? तो A डैश B डैश क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। अब अगर ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट होगा तो ये एंगल कितना होना चाहिए? क्लियर हुआ या नहीं? सोच समझ के जवाब देना, हाँ या ना। क्लियर हो गया पूरा?
जितनी देर में बी बी डैश पे पहुंचा उतनी ही देर में ए ए डैश पे पहुंचेगा। तो क्या बी बी डैश और ए ए डैश इक्वल होंगे? क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि सेम मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, और सेम मीडियम में लाइट के ट्रेवल का मतलब है कि सेम टाइम में सेम स्पीड और सेम डिस्टेंस। अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट है एंगल आई को एंगल आर के इक्वल प्रूव करना। एंगल आई को एंगल आर के इक्वल प्रूव करना, क्योंकि आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर रहे हो। तो दो ट्राइंगल ले लो, एक वो लो जिसमें आई आता हो और दूसरा वो लो जिसमें आर आता हो। समझ आया? एक कौन सा लेना है? जिसमें आई आता हो। दूसरा कौन सा लेना है? जिसमें आर आता हो। तो देखना, समझना बात को। इन ट्राइंगल ए बी बी डैश एंड ट्राइंगल ए ए डैश बी डैश, सही है? इतनी बात समझ में आ गई? 9th की मैथ यूज कराऊंगा आपकी। अब इन दोनों ट्राइंगल में पॉइंट्स ढूंढो। तो अगर मैं पॉइंट ढूंढ पा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है बी बी डैश इक्वल है ए ए डैश के। कैसे? इक्वल सी इंटू टी, सी टी सी टी इक्वल है। नहीं समझ? आ गया। अब मैंने क्या लिया? ए बी बी डैश एंगल ए बी बी डैश इक्वल एंगल ए ए डैश बी डैश। क्या? ईच 90 डिग्री, और ये भी 90 का है और ये भी 90 का है। दूसरा दिख रहा है ए बी डैश इक्वल ए बी डैश। क्या? ये कॉमन। तो दो साइड एक एंगल। RHS रूल बन गया 9th का कॉन्ग्रुएंसी का। 9th का कॉन्ग्रुएंट रूल पढ़ते थे हम। तो कॉन्ग्रुएंस में क्या मिल गया? देखो, एक राइट एंगल मिल गया, एक हाइपोटेन्यूज मिल गई, एक साइड मिल गई। तो राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गई, साइड मिल गई। RHS रूल से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस हिसाब से ट्राइंगल ए बी बी डैश कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए ए डैश बी डैश। कैसे? बाई RHS रूल। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बी ए बी डैश किसके इक्वल होगा? एंगल ए डैश बी डैश ए के। मीन एंगल आई इक्वल एंगल आर। कैसे? बाय सी पी सी टी। 9th की पॉइंट थी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। 9th के मैथ्स में सीखा था। तो एंगल आई इक्वल एंगल आर आ गया, प्रूव हो गया। दूसरा समझो, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट ए डैश बी डैश, और ये नॉर्मल्स तीनों सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे ही लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने हाइजेंस के प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन के लॉ को प्रूव कर दिया। 10th तक हम क्या करते हैं? 10th तक हम एंगल आई इक्वल एंगल आर किया, हमने पढ़ाया डायरेक्ट, प्रूव नहीं किया। यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, नोट करो बेटा इसको। कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के लॉस तो कंप्लीट कर लिए। रिफ्लेक्शन के लॉस कंप्लीट करने के बाद अब हमें कंप्लीट करना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। अच्छा, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं बताओगे? बताओ। हाँ, स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल म्यू या कांस्टेंट, है ना। तो चलो इसमें तो काम चला दूंगा मैं, पूरा क्यों लिखूँ, रिफ्रैक्शन ही तो लिखना है। तो आर और ए। अच्छा सुनो, क्वेश्चन तुम्हारा जो पेपर में आएगा हो सकता है प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल आ जाए, या वो सीधे सीधे आपसे कहते हैं स्नेल्स लॉ डिराइव करो। क्या? स्नेल्स लॉ भी डिराइव करने को कह सकता है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल कांस्टेंट या म्यू। इसके दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या बनेगी? जब रेयर टू डेंसर जा रहे होगे। दूसरी क्या बनेगी? जब डेंसर टू रेयर जा रहे होगे। तो बताओ कौन सा एक मैं कर दूं? रेयर टू डेंसर कर दूं, डेंसर टू रेयर कर दूं? वो कह रहा है दोनों कर दो। सही है, हाँ सही कर देता हूँ। चलो रेयर टू डेंसर मैं करता हूँ, है ना। तो फ्रॉम रेयर
मीडियम टू डेंसर मीडियम। ध्यान से समझना बिल्कुल। ये मान लो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जहाँ पे लाइट क्या हो सकती है, रिफ्रैक्ट होगी। तो ऊपर वाला रेयर मीडियम होगा, नीचे वाला डेंसर मीडियम होगा। मुझे नहीं पता कैसा होगा, मतलब अगर ऊपर एयर है तो हो सकता है नीचे ग्लास हो जाए, इस तरीके से। एक इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट ए बी हमने रख लिया। प्लेन वेव फ्रंट क्या हुआ, आपने ए बी कंसीडर कर लिया। एक एक चीज समझना। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो एंगल आई, इसको लिख लेते हैं। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है हमारे पास, ठीक। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मान लो v1 है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट v2 है। अब मुझे एक बात बताओ, v1 बड़ा होगा v2 बड़ा होगा? v1 बड़ा होगा, सही बात है। रेयर मीडियम में वेलोसिटी बड़ी होती है, तो इसका मतलब ये हुआ v1 ज़्यादा है, v2 कम है, ठीक। एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट था, लाइट रेज आई। इस बार ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ऊपर जाएगी नीचे आएगी? नीचे आनी चाहिए, रिफ्रैक्शन हो रहा है। जानी इसको चाहिए थी सीधी, टुवर्ड्स अवे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे लाइट आ रही होगी, क्यों? टुवर्ड्स रेयर टू डेंसर आ रही है, ठीक ठीक है। ये लाइट बी से तो भागती हुई भाई बिल्कुल आई यहाँ पे, इसको सीधे जाना चाहिए था, टुवर्ड्स हो गई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसको क्या बोला तुमने? बी डैश, बी डैश बोल दिया। मान लो लेट बी टेक्स, बिल्कुल पुरानी वाली लैंग्वेज, टाइम टी टू रीच एट बी डैश। तो बी बी डैश की वैल्यू क्या होगी? v1 इंटू टी होनी चाहिए, पक्की बात बताओ। स्पीड इंटू टाइम, अच्छा। एट द सेम टाइम ए रीचेज टू ए डैश। ए यहां से चला और ए डैश पे पहुंच गया, तो ए डैश की वैल्यू क्या होगी? v2t। ए डैश v2t होगा क्या? v2t और v1t बराबर होंगे क्या? v2t v1t बराबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है। बड़ा कौन होगा? v1t। तो इसका मतलब b b डैश की वैल्यू ज़्यादा होगी, a डैश की वैल्यू कम होगी। इतनी बात समझ आ रही है प्रॉपर? अब ज्वाइन करो b डैश को a डैश से, नहीं आ रही समझ? तो ज्वाइन करो b डैश को a डैश से, ज्वाइन b डैश टू a डैश, ठीक। तो ये देखो, ये एंगल कितना बनना चाहिए? r। क्यों? क्योंकि a डैश b डैश जो होगा वो विल बी रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट है ना, रिफ्रैक्शन से बना हुआ है। तो ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब डायग्राम तो देखो सेट हो गया, डायग्राम से तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अगर डायग्राम से कंफ्यूजन नहीं है तो हमारा मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट लाना। मेन टारगेट क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट लाना है हमें। तो ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। ट्राइंगल देखो ए बी बी डैश, इन ट्राइंगल ए बी बी डैश साइन आई क्या आना चाहिए बताओ? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? बी बी डैश, हाइपोटेन्यूज कितना है? ए बी डैश। तो क्या आया ये? बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। आया नहीं आया? झूठ नहीं बोला, बिल्कुल सच पूछ रहा हूँ। अच्छा, इन ट्राइंगल, चलो इसको और बढ़ा के लिख दो। बी बी डैश की वैल्यू क्या है? v1t।
V1T अपॉन AB डैश आ गया। इन ट्रायंगल नीचे वाला उठाओ, AB डैश A डैश या B डैश A इन ट्रायंगल B डैश A डैश A। साइन R लो, कितना आना चाहिए? परपेंडिकुलर मतलब A डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AB डैश। A डैश कितना है? V2T अपॉन AB डैश। आया? कुछ मत करो, इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2, कर दो दोनों को डिवाइड। माइनस कराऊँ है साइन I अपॉन साइन R क्या आएगा? V1T अपॉन AB डैश V2T अपॉन AB डैश। AB डैश का T से T कटे, क्या बचा? V1 बाई V2 क्या होता है? कांस्टेंट ही तो है भाई, वेलोसिटीज का रेशियो तो कांस्टेंट होगा। तो V1 अपॉन V2 हमारे पास क्या आ गया? कांस्टेंट। तो साइन I, अब यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा सा समझ लेना, अपॉन साइन R क्या आ गया? कांस्टेंट। यही तो रिक्वायर्ड कंडीशन थी। अब एक चीज़ और समझो। अच्छा, इसको मैं यहाँ लिख दूँ क्या? यहाँ पे बेटा ये बाद में लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना होना, ये बाद का माना जाएगा। कांस्टेंट को हाइजेंस ने कहा था म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था। तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल तुमने पढ़ा म्यू, पढ़ा? अगर साइन I अपॉन साइन R इक्वल म्यू पढ़ा तो तुम्हें म्यू दिख रहा है 1 म्यू 2 V1 अपॉन V2। देखो ये म्यू किसके बराबर है? V1 अपॉन V2 के। तो ये भी आज तक हमें केवल पढ़ाया गया है, किसी ने डिराइव नहीं कराया। तो हाइजेंस फॉर्मूले में ये भी डिराइव हो जाता है कि 1 म्यू 2 V1 अपॉन V2 होता है। ये रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ स्नेल्स लॉ की है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, जल्दी से नोट करो बेटा इसको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लिए। रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ कंप्लीट किया, इसका दूसरा वाला आपको करना है डेंसर टू रेयरर। कुछ नहीं है, डायग्राम में केवल चेंज आएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, है ना। अब हमें ये पता करना है कि प्लेन वेव फ्रंट प्रिज्म के साथ, कॉनकेव मिरर के साथ, कॉन्वेक्स लेंस के साथ कैसे बिहेव करता है। तो हेडिंग डाल लो, बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट विद प्रिज्म कॉमा कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर। चलो ध्यान दो, हम प्रिज्म के लिए प्लेन वेव फ्रंट का बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, कि प्लेन वेव फ्रंट कैसे बिहेव करता है। सपोज करो ये हमारे पास एक प्रिज्म है बना हुआ है, यहां कहीं प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा। प्लेन वेव फ्रंट इसको मान लो ए बी, ये चला ऐसे ऐसे चला। जितना समझाऊं, जिस लैंग्वेज में समझाऊं उस लैंग्वेज में समझ लेना बस। अंदर क्या होगा? ग्लास होगा, बाहर क्या होगी? एयर होगी। ये तो ग्लास से बना हुआ है ना पूरा। अगर ये ग्लास से बना हुआ है तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा है या ग्लास में? एयर में ज़्यादा है। तो यहाँ वो तेज भागेगा, लेकिन इसके अंदर वो धीमे चल पाएगा। अच्छे समझना, बी पॉइंट को केवल इतना ग्लास चलना पड़ा, बस टच हो गया ग्लास में। और ए पॉइंट को तुम ये देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा ग्लास में उसे चलना पड़ रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो जल्दी कौन भागा? बी। देर में कौन निकल पाएगा? ए। दोबारा बताओ, जल्दी कौन भाग पाएगा? बी। बी फॉर बी के शुक्ला, जल्दी मैं भाग पाऊंगा। ए तेज भाग नहीं भाग पाएगा और रह जाएगा। तो इसका मतलब देखो, हो सकता है बी यहां पहुंच जाए, तब कहीं आपका ए यहां आ पाए, या और पीछे रह जाए, हो सकता है ए यहीं आ पाए। तो अगर इसको मैं ए डैश कह दूं, इसको बी डैश कह दूं, तो जो प्लेन वेव फ्रंट का जो शेप आई वो कैसी आ जाएगी? ऐसी। ठीक है, ये ऐसे निकल पाएगा बाहर प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बाद। क्लियर?
तो इस लाइट को चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ, तुम पे डिपेंड करता है। तुमने इस तरीके से शो कर दिया कि अगर प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था तो हल्का सा इस तरीके से दिखेगा प्रिज्म के साथ, डिस्पर्जन की वजह से। अच्छा, दूसरा हम लेते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस देखूं तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, यहां कहीं प्लेन वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा ए बी। अच्छा, ए या नीचे माना था, नीचे मान लो, इसको ऊपर कह लो। ये जब निकला होगा, ये इसके अंदर क्या है, पूरा ग्लास, ये तो पूरा ग्लास का बना हुआ है। तो देखो बी को केवल एक कोना छूना पड़ेगा, ए को केवल ये कोना छूना पड़ेगा, और बीच वाले पोर्शन को ज़्यादा ग्लास में चलना पड़ेगा। तो हो सकता है बी यहाँ पहुँच जाए, ए यहाँ पहुँच जाए, और ये बीच वाला पोर्शन यहीं पहुँच पाए। पॉसिबिलिटी तो यही है, क्योंकि ये ग्लास में चलता हुआ आ रहा है। नहीं आई बात समझ? ग्लास में स्पीड बहुत कम थी, तो ये शेप बना देगा ऐसे, ठीक है। ये ऐसे आएगा इस तरीके से, और उसके बाद ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे। आ रही है बात समझ? तो कॉन्वेक्स लेंस के साथ बिहेवियर समझ में आ गया। वो कह रहा सी बनाएगा। चलो तीसरा हम पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर के साथ बिहेवियर क्या बनेगा। कॉनकेव मिरर क्या होता है? बल्जिंग साइड पॉलिश्ड होती है, बेंड साइड रिफ्लेक्टर होता है। यहाँ कहीं आपका अपना प्लेन मिरर खड़ा हुआ है, तो देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो इनको तो जल्दी पहुँचे और जल्दी भागे, बीच वाले को और अंदर घुसना पड़ेगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा। तो ये ऐसे तो रिफ्लेक्ट होंगे, हो सकता है सेंटर वाला सीधा ही लौटे, तो ये ऐसे इस तरीके से वेव फ्रंट बनेगा, ठीक। तो कॉनकेव मिरर में ये वेव फ्रंट हमारा बना, कॉन्वेक्स लेंस में ये वेव फ्रंट बना, प्रिज्म में ये बना। बिहेवियर आपने तीनों का पढ़ लिया, प्रिज्म का पढ़ लिया, कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ लिया, और कॉनकेव मिरर का पढ़ लिया। क्लियर? नोट करो।